हाय गाइस, आज हम एसएसएलसी के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत ही अहम है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक और मरतबा बता रहा हूँ कि जो भी न्यू क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है तो ख़ासकर वो क्वेश्चन पेपर को ही रेफ़र करते हैं। सेकेंड थिंग दे विल बी रेफ़र बुक। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट प्रेफरेंस आपको क्वेश्चन पेपर को ही देना है और सेकेंड प्रेफरेंस आपको बुक को देना है। अगर आप शॉर्ट रूट में जाना चाहते हैं तो ये बहुत ही सुपर रास्ता आप इसे कह सकते हैं। चलिए चलते हैं, आपका वक्त ख़राब किए बगैर मैं चलता हूँ मेन टॉपिक की तरफ। देखिए ये क्या दे रहा है, फाइंड दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स मीन्स एक्स के वैल्यूज आपको फाइंड आउट करना होता है। और यहाँ पे आप देखिए x² - 3 दिया है। x² - 3 मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये दूसरी टाइप है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन a² + bx + c = 0। तो एक्चुअली ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन इसमें सेकंड टर्म आप नहीं देखेंगे। x² का टर्म है और एक कांस्टेंट c, कांस्टेंट 3 है। c की वैल्यू यहाँ पर 3 है और x² a, लेकिन ये सेकंड टर्म bx नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दूसरी टाइप है। और एक और चीज़ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा दो वैल्यू हमको मिलते हैं। फर्स्ट वन विल बी दी पॉजिटिव एंड सेकंड वन विल बी दी नेगेटिव। फर्स्ट वैल्यू हमको पॉजिटिव मिलती है और सेकंड वैल्यू हमको नेगेटिव मिल जाती है। तो x की एक वैल्यू हमको पॉजिटिव मिलेगी और x की वैल्यू एक हमको नेगेटिव मिलेगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा ही ऐसा होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा ऐसा होता है कि हमको दो वैल्यू मिलते हैं, एक वैल्यू पॉजिटिव होती है और एक वैल्यू नेगेटिव होती है। तो चलिए अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² - 3 = 0। इट विल गोज टू अपोजिट साइड ऑफ इक्वेशन। ये -3 अपोजिट साइड जाकर जो है ना +3 हो जाता है। x² = +3 और ये जो स्क्वायर है अपोजिट साइड ऑफ इक्वेशन जाकर रूट बन जाता है, √3 x = -√3। क्योंकि हमको जो यहाँ वैल्यू मिल रही है x = +or -√3 मिल रही है। x = +√3, x = -√3। तो मैं अभी बता चुका हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो वैल्यू मिलती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इसलिए हमको एक +√3 मिल रही है और एक -√3 मिल रही है। चलिए दूसरे प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। यह देखिए क्या दे रहा है, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। आपको क्या मालूम करना है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मीन्स आपको ये देखना है कि कहाँ पर पावर की वैल्यू ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कौन से टर्म में आपको चेक करना है। ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है। ये फर्स्ट टर्म में पावर ज़्यादा मिल रहा है और सेकेंड टर्म में पावर की वैल्यू कम मिल रही है। आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म में पावर की वैल्यू ज़्यादा मिल रही है और सेकेंड टर्म x² में जो वैल्यू मिल रही है सेकेंड टर्म में हमको पावर की वैल्यू कम मिल रही है और ये थर्ड टर्म में तो वैल्यू है ही नहीं। तो इसलिए डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री इज इक्वल टू 3। मैं पहले बता चुका हूँ कि आपको चेक करना है कि कौन से टर्म में आपको पावर की वैल्यू ज़्यादा मिल रही है। इसको पावर भी बोलते हैं या सुपर स्क्रिप्ट भी बोलते हैं इसको। ये जो है 3, इसको पावर भी बोलते हैं और सुपर स्क्रिप्ट भी बोलते हैं इसको। तो हमको ये चेक करना है कि कहाँ पर पावर की और सुपर स्क्रिप्ट की वैल्यू हमको ज़्यादा मिल रही है। फर्स्ट टर्म में ये पावर की वैल्यू ज़्यादा मिल रही है और सेकंड टर्म में कम है, इसलिए हम डिग्री हम क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 3। सपोज अगर ऐसा होता, सपोज ऐसा तो है नहीं, अगर ऐसा होता सपोज px = 2x³ - x² y² + 5। 2x³ - x² + y² + 5 अगर ऐसा होता तो जब डिग्री क्या होती थी हमारी, डिग्री इज इक्वल टू अब
फर्स्ट टर्म में देखिए 3 मिल रही है और सेकंड टर्म में एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, ये क्योंकि सिंगल टर्म है, पावर्स एड अप व्हेन वेरिएबल्स आर इन सिंगल टर्म। तो ये हमको ये एक्स स्क्वायर का भी पावर ऐड करना पड़ेगा और वाई स्क्वायर का भी पावर ऐड करना पड़ेगा क्योंकि सिंगल टर्म में आ रहा है। तो इसलिए डिग्री क्या हो जाती है यहाँ पर 4। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेकंड टर्म में एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि आपको पावर को देखना होता है किस टर्म में पावर की वैल्यू ज़्यादा मिल रही है। यहाँ पे सेकंड टर्म में पावर की वैल्यू ज़्यादा मिल रही है क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है, 2 + 2 4। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी हाउ मच 4। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितना हो जाता है 4 हो जाता है। आपको यही ऑब्जर्व चेक करना होता है कि इक्वेशन में पावर की या सुपरस्क्रिप्ट की वैल्यू कहाँ पर कौन सी टर्म में ज़्यादा है, ये चेक करना, उसके हिसाब से आपको डिग्री लिखना होता है। जिस टर्म में भी आपको पावर की वैल्यू ज़्यादा मिलती है वही आपकी डिग्री होती है, डिग्री ऑफ दी पॉलिनोमियल होती है। और अब आप कहेंगे कि मैथमेटिक्स में पावर शुड बी एडेड व्हेन बेसिस विल बी सेम। अगर बेसिस सेम रहेंगे तो जब भी पावर से एडअप होते हैं, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल डिफरेंट है फिर भी हम पावर्स को ऐड कर रहे हैं क्योंकि सिंगल टर्म में आप देख सकते हैं ये सिंगल टर्म है, इसलिए हम पावर को ऐड कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स एक वेरिएबल है, वाई एक वेरिएबल है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये क्या दे रहा है, वैल्यू ऑफ दी फाइंड दी वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्या मालूम करना है, डिस्क्रिमिनेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मालूम करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपको मालूम करनी। चलिए अभी देखते हैं। अब ये इक्वेशन को हम, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फर्स्ट इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, ए की वैल्यू 2 हो रही है, बी की वैल्यू 4 हो रही है और सी की वैल्यू 3 हो रही है। तो और डी इज इक्वल डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ आप कंपेयर करने के बाद बी की वैल्यू हमको कितनी मिल रही है -4, ए की वैल्यू कितनी मिल रही है 2 और सी की वैल्यू कितनी मिल रही है 3। तो हमको बी की वैल्यू पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं। बी की वैल्यू कितनी मिल रही है -4 स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी मिल रही है 2 और सी की वैल्यू कंपेयर करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो सी की वैल्यू कितनी मिल रही है 3। तो ये क्या हो गया 4 4 जा 16, ये 4 है, 4 4 जा 16 माइनस 3 2 जा 6, 6 4 जा 24। तो कितना हो गया है -8। 16 minus 24 is equal to -8. It means answer is in negative. Answer is in negative. It means since answer is in negative, therefore the nature of the root is non-real root। आप देख सकते हैं आंसर हमको -8 मिल रहा है। तो नेचर ऑफ द रूट विल बी दी नॉन रियल रूट, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के रूट्स हैं। अब जब भी आंसर नेगेटिव में आता है तो वो नॉन रियल रूट होता है, नेचर ऑफ रूट उसका नॉन रियल रूट होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। वो क्या बोल रहा है, राइट द फार्मूला टू कैलकुलेट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन। अब ये कोन है, इट इज कोन, अगर ये कोन को आप इस तरह से कट कर देते हैं तो ये कोन कैसे हमको मिलेगा,
इस तरह से मिलेगा, ये कोण इस तरह से हो जाएगा। तो इसका R1 और ये R2 होता है। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये R1 होता है और यहाँ से यहाँ तक ये R2 होता है और ये L होता है, ये L होता है, R1 R2। तो क्या बोल रहा है, राइट दी फार्मूला टू कैलकुलेट दी कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन। आपको बस फार्मूला लिखना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन का फार्मूला लिखना है, बस फार्मूला लिखने के लिए बोला है। तो हम कोन को कट करने के बाद फ्रस्टम ऑफ ए कोन ऐसे लगता है, ऐसे दिखेगा। ये कोन को हम इस तरह से कट कर रहे हैं, नीचे से इस तरह कट कर रहे हैं, तो हमको ये क्या मिल रहा है, फ्रस्टम ऑफ ए कोन मिल रहा है। इस फ्रस्टम ऑफ ए कोन का ये जो R1 होता है, रेडियस 1 रेडियस 2, और यहाँ से यहाँ तक ये L इसका लेंथ है, R1 रेडियस 1 R2 रेडियस 2, ये जो लेंथ है। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दी कर्व सरफेस एरिया ऑफ दी फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज इक्वल टू पाई R1 प्लस R2 L। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन का फार्मूला क्या है, पाई अंडर ब्रैकेट R1 प्लस R2 ब्रैकेट क्लोज L। यह है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन का फार्मूला। एक कोन है, उसको हम कट करने के बाद वो फ्रस्टम ऑफ ए कोन बन जाता है। कोन को अगर हम उसका जो एपेक्स कट कर देते हैं तो वो हमको क्या मिलता है, फ्रस्टम ऑफ ए कोन मिलता है। तो फ्रस्टम ऑफ ए कोन के लिए फार्मूला लिखने के लिए बोला है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दी फ्रस्टम ऑफ ए कोन लिखने के लिए बोला है। एक फ्रस्टम ऑफ ए कोन है, उसका फार्मूला क्या है, पाई अंडर ब्रैकेट R1 प्लस R2 ब्रैकेट क्लोज L। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। वो क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीरीज 2 + 7 + 11 यूजिंग सूटेबल फार्मूला। आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज दिया है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज के का आपको सम मालूम करना है। सम मालूम करने के लिए दो फार्मूले हैं। अगर लास्ट टर्म दिया है तो एक दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर लास्ट टर्म नहीं दिया है तो एक दूसरा फार्मूला है, मैं अभी उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो अभी वो सीरीज़ दिया है और आपको अभी मैं गिवन डाटा दे देता हूँ उससे। ये देखिए, आपको क्या मालूम करना है, सम ऑफ दी फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक सीरीज। आपको क्या मालूम करना है, सम मालूम करना है। अर्थमेटिक सीरीज का सम मालूम करना है, और अर्थमेटिक सीरीज का सम मालूम करने के लिए दो फार्मूले हैं, अभी देखते हैं। SN, ये N आपको सबस्क्रिप्ट में लिखना होगा। बाद लड़के ऐसे लिखते हैं, ये रॉन्ग है, ऐसे आप नहीं लिख सकते। ये सबस्क्रिप्ट में ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। मैं पहले बता चुका हूँ कि इसको पावर भी बोलते हैं और सुपरस्क्रिप्ट भी बोलते हैं। अगर कोई ऐसे लिखता है तो ये सबस्क्रिप्ट भी, इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, इसको सुपरस्क्रिप्ट। ये जो 2 के ऊपर आ रहा है इसको सुपरस्क्रिप्ट भी बोलते हैं या पावर भी बोलते हैं। और अगर n के नीचे इस तरह से लिख रहे हैं, ये यहाँ पे देख रहे हैं, यस के नीचे n ऐसा लिख रहे हैं, n के नीचे ऐसा 2 लिख रहे हैं, तो इसको हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो ये खासकर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको इस तरह से n को नीचे लिखना है और स्मॉल में लिखना है। तो लिखना है SN = n/2 2a प्लस n/2 बिग ब्रैकेट 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट n-1 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज b बिग ब्रैकेट क्लोज। और एक और फार्मूला है S सबस्क्रिप्ट में लिखिए n सबस्क्रिप्ट में लिखिए n = n/2 a प्लस n।
ये दो फार्मूले दिए हैं। अगर आपको लास्ट टर्म दिया है तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे, अगर लास्ट टर्म नहीं दिया है तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे। हम यहाँ पर आप देख सकते हैं a इज इक्वल टू 2 है, और ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है। लास्ट टर्म नहीं दिया है, लास्ट टर्म l नहीं दिया है। अगर देता तो हम ये फार्मूला यूज करते थे। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि सम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज के सम को मालूम करने के लिए दो फार्मूले हैं। एक फार्मूले में आपको यल यूज़ करना होता है, यल वो अगर आपको यल की वैल्यू पता है तो तभी आप वो फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर आपको यल की वैल्यू पता नहीं है तो आप वो फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। यल क्या है? वो लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म अगर दिया होता है तो ही आपको ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर आपको यल की वैल्यू, लास्ट टर्म की वैल्यू पता नहीं है तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इस केस में हमको ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड टर्म दिया है, लास्ट टर्म नहीं दिया है। और ये एन जो है ना, नंबर ऑफ टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म है, लास्ट टर्म नहीं है। डोंट बी कंफ्यूज। अक्सर बच्चे एन में कंफ्यूज हो जाते हैं। यस, ये एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म है। यल क्या है? लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म यहाँ पे नहीं दिया है, थर्ड टर्म तक दिया है, लास्ट टर्म नहीं दिया है, इसलिए हमको ये फार्मूला यूज़ करने पड़ेगा। ये फार्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते। मैं बेसिक में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि बाद लोगों का बेस वीक होता है, तो जिनका बेस वीक होता है उनके लिए बहुत ही यूज़फुल क्लास है। जो जिनको बेस स्ट्रांग है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, वो उनको रिवीजन हो जाएगा, अच्छा रहेगा। लेकिन जिनका बेस वीक है उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं बेस में भी जा रहा हूँ, बेसिक को भी लेकर जा रहा हूँ टू द पॉइंट। जितना बेस बताना है वो पूरा बेस उसके डीप जा रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ, इसलिए ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं सेकेंड फार्मूला रब इसलिए किया क्योंकि लास्ट टर्म नहीं दिया है। ए की वैल्यू कितनी है? ए इज इक्वल टू 2, और एन की वैल्यू कितनी है? 20 टर्म बोल के दिया है। एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू 20। टोटल नंबर ऑफ टर्म है, 20 टर्म इज टोटल नंबर ऑफ टर्म। एन इज इक्वल टू 20। अब डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 2 5 होता है, 11 माइनस 7 5 होता है। अगर आप, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से अगर आप 2 माइनस 7 करेंगे तो माइनस में मिलेगा। आप स्टार्ट से भी जा सकते हैं, लास्ट से भी आप शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट से भी आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लास्ट से स्टार्ट करेंगे तो इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू। देयरफॉर आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट पोजीशन। तो लास्ट पोजीशन से स्टार्ट करें तो आपको ये 11 माइनस 7 5 होता है, 7 माइनस 2 भी 5 होता है। तो ये कॉमन डिफरेंस है। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस कितना है? 5। चलिए अभी हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यस, एन की वैल्यू कितनी? 20 इज इक्वल टू 20 बाई एन वैल्यू 20 डिवाइड बाई 2 इंटू ए वैल्यूज how much? 2 प्लस n values 20 minus 1, b values common difference how much? 5. Okay. Yes, 20 is equal to 20 by 2 10, 2 2s are 4, फार्मूले में प्लस है, प्लस ले रहा हूँ। 20 minus 1 19 into 5 is equal to 10 4 plus 5 nines are 5 5 ones are 5 5 रिमेनिंग कितना आया था? 4, तो वो 95 हो गया। 19 5 are 95 10 99 95 प्लस 4 how much? 99 10 इंटू, अब ये हम बिग ब्रैकेट को भी खोल देंगे। 10 is equal to 9 9 90 19 99 zeros are 99 99 ones are 99. How much answer you have got? 990. 990. Yes, 20 is equal to how much? 990. Yes, 20 is equal to 990. Yes, 20 is equal to, our answer is what? Yes, 20 is equal to 990. चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। वो क्या दे रहा है?
इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ये ए डी जो है ना परपेंडिकुलर है बी सी के, ये देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, तो ये ए डी इसलिए क्या है, क्या बोल रहा है, बी सी के परपेंडिकुलर है। और ये और इन अदर वर्ड कैन से व्हाट, बी सी इज परपेंडिकुलर टू ए डी, एक दूसरे के अपोजिट, वर्टिकल का अपोजिट हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल का अपोजिट वर्टिकल, तो हम इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। और उसको 90 डिग्री के इसमें भी है, उसको हम ये भी यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये 90 डिग्री, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, तो देयरफॉर AD इज परपेंडिकुलर टू BC, और इन अदर यू कैन से व्हाट, BC इज परपेंडिकुलर टू AD, ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये AD क्या है, परपेंडिकुलर है BC के। चलिए अभी हम चलते हैं, हाँ वो क्या बोल रहा है, एंड AD square is equal to BD into CD, prove that AB square plus AC square is equal to BD into CD, AD square is equal to BD into CD दिया है हमको, आगे इसके बारे में पता चलेगा, क्योंकि आगे हमको ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, AD स्क्वायर के प्लेस पे हमको ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि AD स्क्वायर के बराबर BD into CD बोलकर दिया है, और A स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD प्लस CD स्क्वायर, वी हैव टू प्रूव दिस थिंग, हमको ये प्रूव करना है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर BD इंटू BD प्लस CD स्क्वायर, हमको ये प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट ABD ACD, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ABD ACD और राइट एंगल ट्राइंगल, ABD एंड ट्राइंगल ACD are right angle triangle, right angle triangle, ABD and ACD are right angle triangle. Okay, now अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, वैसे ही अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। AB स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आई एम राइटिंग है, मैं पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से लिख रहा हूँ, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन 1, से इट इज इक्वेशन 1, AC स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, से इट इज इक्वेशन 2, इससे इक्वेशन 1 बोलिए और इसको इक्वेशन 2 बोलिए। चलिए 1 प्लस 1, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं, 1 प्लस 2, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, वी आर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस 2AD स्क्वायर प्लस ये AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, हम ये AD स्क्वायर में AD स्क्वायर ऐड करें तो कितना होता है, प्लस 2AD स्क्वायर प्लस 2AD स्क्वायर। ओके, नाउ AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, सेम थिंग आई एम राइटिंग है, ये सेम चीज को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्लस 2AD स्क्वायर। अब हाँ, अब आपको क्या लिखना है, AB स्क्वायर
प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस 2 AD स्क्वायर कितना दिया है, AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD, AD स्क्वायर इक्वल टू हम BD इंटू CD। तो AD के बराबर इतना है, तो हम AD के बराबर AD स्क्वायर के बराबर BD इंटू CD है, तो इसका मतलब हुआ कि हम BD इंटू CD लिख सकते हैं। AD स्क्वायर के प्लस पे हम BD इंटू CD लिख सकते हैं, क्योंकि BD इंटू CD इसके इक्वल है, AD स्क्वायर के इक्वल है, इसलिए हम AD स्क्वायर के प्लस पे BD इंटू CD लिख देते हैं। AD स्क्वायर के प्लस पे हम क्या लिख रहे हैं, BD इंटू CD। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे A प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई होता है, क्योंकि ये जो फॉर्म हमको मिल रही है A प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में मिल रही है। आप देख सकते हैं आप यहाँ पर A प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। A स्क्वायर के प्लस पर क्या है, BD स्क्वायर, B के स्क्वायर के प्लस पर क्या है, CD स्क्वायर प्लस 2A के प्लस पे क्या है, BD, और B के प्लस पर क्या है, CD। तो हम इसके प्लस पर A प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये इतने मतलब है कि A प्लस बी होल स्क्वायर मतलब हमारा क्या होता है, यहाँ पर BD प्लस CD स्क्वायर होता है। A प्लस बी होल स्क्वायर मतलब BD प्लस CD स्क्वायर, BD प्लस CD होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ये इसके प्लेस पर हम BD प्लस CD होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हमको आप देख सकते हैं कि A प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला यहाँ पर अप्लीकेबल है, तो फार्मूले के हिसाब से यहाँ पर हम BD प्लस CD होल स्क्वायर लिख सकते हैं। BD प्लस we are using what, A plus B whole square formula we are using, instead of this term I am writing A plus B whole square। तो A के प्लस पर क्या है, BD है, B के प्लस पर क्या है, CD है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो वही तो बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, प्रूव दैट AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD अंडर ब्रैकेट BD प्लस CD होल स्क्वायर, BD प्लस CD स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रहा है, इन ट्राइंगल ABC D पैरेलल टू BC। ये D जो है ना इसके पैरेलल है, मतलब पैरेलल इसको बोलते हैं जिसके बीच का जो डिस्टेंस है, जो बीच का जो डिस्टेंस होता है इक्वल होता है, उसको पैरेलल बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये D पैरेलल टू BC, तो वही बोल रहा है D पैरेलल टू BC। ये सिंबल क्या इंडिकेट करता है, पैरेलल इंडिकेट करता है, तो ये D पैरेलल टू BC बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये पैरेलल। इफ AD इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये AD कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है, और BD कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है, एंड AC इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। AC कितना दिया, 18 सेंटीमीटर। हमको मालूम क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ AE, क्योंकि AC तो दिया है, AC इज इक्वल टू how much, 18 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ AE, वी हैव टू फाइंड आउट दिस। इसको हम क्या कहेंगे, ये AE को क्योंकि हमको पता नहीं है, इसलिए AE को, ये AE डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, x, क्योंकि AE हमको पता नहीं है। और ये जो EC है, इसको ये टोटल AC तो दिया है 18 माइनस x, इसको हम क्या बोलेंगे, 18 माइनस x। A इज इक्वल टू x, EC इज इक्वल टू 18 माइनस x। चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 17 को कर लेते हैं। ये देखिए AD इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BD इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, A इज इक्वल टू AE के प्लस पे हम x लिए, क्योंकि AE हमको पता नहीं है, AE ही हमको मालूम करना है, इसलिए हम AE के प्लस पे क्या लें, AE के डिस्टेंस के प्लस पे हम क्या लें, x, क्योंकि हमको वही तो मालूम करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ AE। एंड EC इज इक्वल टू 18 माइनस x, ये टोटल AC का दिया है, वो AC इज इक्वल टू how much, 18 माइनस x, यू विल गेट व्हाट, EC के डिस्टेंस पे हम क्या लें, 18 माइनस x, क्योंकि AC दिया है, तो 18 माइनस x करें तो हमको क्या मिलता है, EC इज इक्वल टू 18। बट हमको EC मालूम करना, हमको EC मालूम करना नहीं, हमको AE मालूम करना है, क्योंकि EC मालूम करने के लिए वो नहीं बोला है। हम चाहे तो मालूम कर सकते हैं, लेकिन वो मालूम करने के लिए नहीं बोला है, जितना बोला उतना ही मालूम करते हैं। चलिए
यूजिंग थेल्स थ्योरम, यूजिंग थेल्स थ्योरम इज इक्वल टू व्हाट, AD बाई DB। थेल्स थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, AD बाई DB, AE बाई EC, AD बाई DB, AE बाई EC, AD बाई DB यूजिंग थेल्स थ्योरम। आई एम यूजिंग थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, ये AD बाई DB, AE बाई EC होता है, तो वो थेल्स थ्योरम मैं यूज कर रहा हूं बस। AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। तो AD का वैल्यू कितना है, AD का जो डिस्टेंस है हमको कितना मिल रहा है, 5 सेंटीमीटर। AD का जो डिस्टेंस वो कितना दिया है, AD इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BD इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। AE हमको मालूम करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ AE, फाइंड द लेंथ ऑफ AE, यही हमको मालूम करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ AE। ये हमको पता नहीं, इसलिए हम AE के प्लेस पे क्या ले रहे हैं, x। ये 18 माइनस x करें तो हमको ये EC मिल जाता है, मगर वो हमको मालूम करना नहीं है। AD how much, 5 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू AD का डिस्टेंस कितना है 5 और BD का डिस्टेंस कितना है 7। AE का डिस्टेंस कितना है x हमको पता नहीं है, यही हम AE तो मालूम करना है हमको। EC का डिस्टेंस कितना है 18 माइनस x। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 18 का कितना होता है, 5 8 सा 40, 5 90, फिर इसको माइनस 5x क्रॉस मल्टी, आई एम डूइंग क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर रहा हूं मैं, 5x 5 18 सा 90, 5x इज इक्वल टू 7x। ये 5x अपोजिट साइड ऑफ इक्वेशन जाकर प्लस 5x हो जाता है, 90 इज इक्वल टू 7x प्लस 5x इज इक्वल टू 7x प्लस 5x इज इक्वल टू हाउ मच, 12x। 90 इज इक्वल टू 12x। 90 ये मल्टीप्लिकेशन जाके डिवीजन होता है, ये अपोजिट साइड ऑफ इक्वेशन में जाकर ये मल्टीप्लिकेशन जाके डिवीजन होता है, 90 डिवाइड बाई 12। ये 12 अपोजिट साइड ऑफ इक्वेशन इधर आ रहा है, इसलिए डिवीजन में आ रहा है। ये मल्टीप्लिकेशन है, कुछ भी नहीं तो मल्टीप्लिकेशन बोले जैसा, तो ये अपोजिट साइड ऑफ इक्वेशन में जाकर डिवीजन हो रहा है, x इज इक्वल टू, ओके 6 2 सा 12, 6 1 सा 6, हाउ मेनी रिमेनिंग 3, तो 6 5 सा 30। तो हमको x की वैल्यू कितना मिला है, x इज इक्वल टू 15 बाय 2। नाउ 2 1 सा 2, 2 7 सा 14, पॉइंट 2 5 सा 10, 2 1 सा 2, 2 7 सा 14, 1 remaining, I am taking 0 आफ्टर 1। पॉइंट देकर मैं क्या कर रहा हूँ, 1 के पास 0 ले रहा हूँ, तो 2 5 सा 10, तो कितना मिल रहा है हमको, x इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया हमारा, ए ही हो गया, ए इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। यही हमको कितना मिला है, 7.5 सेंटीमीटर। हम ए के डिस्टेंस पे हम क्या लिए थे, x, तो x की वैल्यू कितनी मिली हमको, 7.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ a इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमको फाइंड द लेंथ ऑफ ए मालूम करने के लिए बोला था, ए मालूम करें तो हमको कितना मिला हो, 7.5 सेंटीमीटर मिल चुका है। चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। वो क्या दिया, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एनी सुटेबल मेथड। वो लीनियर इक्वेशन दिया है, लीनियर इक्वेशन मीन जिसमें
लाइन हमको स्ट्रेट मिलती है, उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो वो लीनियर इक्वेशन दिया है, उसको हम कोई भी सूटेबल मेथड से सॉल्व करना है। और क्या मालूम करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमको सॉल्व करना है। हमको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, कोई भी सूटेबल मेथड ये करके हमको सॉल्व करना है। चलिए करते हैं। ये इसको हम इक्वेशन 1 बोलेंगे और इसको हम इक्वेशन 2 बोलेंगे। अब इक्वेशन 1 से हम इक्वेशन 3 बना लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 करके इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 1 से हम इक्वेशन 3 बना लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3। हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 निकाल रहे हैं मल्टीप्लाई कर इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो हमको इक्वेशन 3 मिल जाएगी। 3x प्लस 3y, 3 5 जा 50। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय 3 क्यों कर रहे हैं, ताकि इक्वेशन 3 हम बना सकें। इक्वेशन 1 से हम इक्वेशन 3 बना रहे हैं। 3x प्लस 3y, 3 5 जा 15, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। से इट इज इक्वेशन, इसको इक्वेशन 3 बोलिए। चलिए अब सॉल्व इक्वेशन 3 एंड 2। अब इक्वेशन 3 और 2 को हम सॉल्व कर लेते हैं। 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 5। अच्छे से लिखते हैं ताकि आपको डाउट ना हो। 5 माइनस 3 प्लस 3 विल बी कैंसल, 5x is equal to 15 plus 5 20, x is equal to, it will goes to opposite side of equation, it will become division। ये 5 जाके डिवीजन में हो जाता है, अपोजिट साइड ऑफ इक्वेशन में जाकर डिवीजन में बन जाता है। तो 5 ये ऐसे होता है 20 डिवाइड बाई 5, मल्टीप्लीकेशन से जाके डिवीजन में हो रहा है, अपोजिट साइड ऑफ इक्वेशन में जाकर। 5 जो है ना मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन में हो रहा है, अपोजिट साइड ऑफ इक्वेशन में जाकर। तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो x की वैल्यू कितनी मिली हमको, 4। दिस x वैल्यू वी हैव टू सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1। ये x की वैल्यू हमको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। 4 प्लस y इज इक्वल टू 5। तो क्या होता है, y इज इक्वल टू 5, इट विल गोज टू अपोजिट साइड ऑफ इक्वेशन, इट विल बिकम -4। तो ये y इज इक्वल टू क्या हो गया, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है, इन द फिगर, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, इन द फिगर ABCD इज स्क्वायर, ABCD इज स्क्वायर, साइड 14 सेंटीमीटर। इस साइड जो है ना कितना दिया है वो 14 सेंटीमीटर, 14। एक स्क्वायर है, उसका एक साइड, एक स्क्वायर है उसका एक साइड 14 सेंटीमीटर दिया है। आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होते हैं। तो एक साइड तो दिया है 14 सेंटीमीटर, दूसरे जो रिमेनिंग 3 साइड है वो भी 14 सेंटीमीटर ही होंगे, क्योंकि स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होते हैं। और एक साइड का वो दिया है, कितना दिया, 14 सेंटीमीटर। एक साइड 14 सेंटीमीटर, तो रिमेनिंग 3 साइड भी 14 सेंटीमीटर ही होंगे। चलिए, तो ये भी 14 हो गया, 14 सेंटीमीटर हो गया, और ये भी 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर। और क्या दे रहा है, ABCD आर दी सेंटर ऑफ 4 कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्ग्रुएंट सर्कल मीन्स जिसके सभी रेडियस इक्वल होते हैं, क्योंकि क्या दे रहा है वो, ABCD आर दी सेंटर ऑफ 4 कॉन्ग्रुएंट सर्कल। 4 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स बोलकर दे रहा है, मतलब ये कि 4 सर्कल के रेडियस वो दिया है, और वो 4 सर्कल के जो रेडियस हैं सो भी उनकी जो वैल्यू रहेगी इक्वल ही रहेगी। तो वो कितनी रहेगी, 7 सेंटीमीटर रहेगी। सो भी 4 सर्कल के जो रेडियस है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर है। आप यहाँ देख सकते हैं ये 14 है, तो इसका हाफ करें तो कितना होता है, ये 7 हो गया, और ये भी
7 हो गया। इसका भी हाफ करते हैं तो ये भी 7 हो गया और ये भी 7 सेंटीमीटर। इसका भी हाफ करते हैं तो ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7। इसका भी हाफ करते हैं तो ये भी 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि वो दिया है ABCD आर दी सेंटर ऑफ फोर कॉन्ग्रेंट सर्कल। 4 कॉन्ग्रेंट सर्कल्स मीन, कॉन्ग्रेंट सर्कल मीन्स जिसके सभी रेडियस इक्वल होते हैं, सभी रेडियस की वैल्यू इक्वल होती है। 4 सर्कल है, उसमें 4 सर्कल रहे तो जाहिर बात है रेडियस भी 4 मिलेंगे हमको। और जो रेडियस की वैल्यू है सभी 4 सर्कल के रेडियस की वैल्यू इक्वल ही होती है। एक रेडियस की 4, एक रेडियस की 6, ऐसा नहीं। एक रेडियस की 7 है तो सेकेंड रेडियस की भी वैल्यू 7 ही रहेगी, थर्ड रेडियस की भी वैल्यू 7 ही रहेगी और फोर्थ रेडियस की भी वैल्यू 7 ही रहेगी, क्योंकि वो दिया है कॉन्ग्रेंट मीन्स जिसकी जो वैल्यू होता है रेडियस, जो 4 सर्कल की जो रेडियस की वैल्यू है वो सेम ही है। वो कितनी है? 7 है। आप यहाँ देख सकते हैं ये 7 सेंटीमीटर लेके इस तरह से ये सर्कल ड्रॉ करें, इस तरह से, और ये 7 सेंटीमीटर लेके इस तरह से ये सर्कल ड्रॉ करें, और ये और वैसे ये 7 लेकर इस तरह से ये सर्कल, ये भी 7 सेंटीमीटर रेडियस लेकर ये सर्कल ड्रॉ करें। तो सभी 4 सर्कल के रेडियस की वैल्यू सेम ही है। चलिए, और वो क्या बोल रहा है? सच दैट दी ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स। और वो क्या बोल रहा है? हर सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहा है। ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स। हर सर्कल जो है ना रिमेनिंग ये 3 में से 2 सर्कल को टच कर रहा है। आप देखिए ये सर्कल को भी टच कर रहा है और ये सर्कल को टच कर रहा है, ये सर्कल को नहीं टच कर रहा है। रिमेनिंग 3 में से 2 सर्कल को, हर सर्कल जो है ना एक्सटर्नली 2 सर्कल को टच कर रहा है आउट ऑफ 3 और रिमेनिंग ऑफ 3, आउट ऑफ 3 और रिमेनिंग ऑफ 3 सर्कल में से हर सर्कल 2 सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है। हर सर्कल एक्सटर्नली 2 सर्कल को टच कर रहा है, 3 सर्कल को नहीं, 2, 3 में से 2 को टच कर रहा है। हर सर्कल 3 में से 2 को टच कर रहा है। आप देख सकते हैं ये सर्कल को भी टच कर रहा है और ये सर्कल को, लेकिन ये सर्कल को टच नहीं कर रहा है। वैसे ये सर्कल भी देखिए, ये सर्कल को टच कर रहा है और ये सर्कल को टच कर रहा है, लेकिन ये सर्कल को टच नहीं कर रहा है। वैसे ये सर्कल को देखिए, ये सर्कल को भी टच कर रहा है, ये सर्कल को, लेकिन ये सर्कल को टच नहीं कर रहा है। तो वही बोल रहा है हर सर्कल एक्सटर्नली 2 सर्कल को टच कर रहा है आउट ऑफ 3 में। 3 सर्कल में 2 सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है, वही बोल रहा है। सच दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल। बचे सो 3 में से 2 सर्कल को वो टच कर रहा है, ये एक सर्कल, ये सर्कल, ये 3 में से 2। वैसे ये इसको भी लीजिए, ये 3 छोड़कर इसको टच कर रहा है और इसको टच नहीं, ऐसे बस हर सर्कल जो है ना एक्सटर्नली 2 को टच कर रहा है। बचे सो 3 सर्कल में से हर सर्कल एक्सटर्नली 2 सर्कल को टच कर रहा है। चलिए अभी हम क्या देखते हैं, और वो क्या बोल रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपको ये एरिया मालूम करना है। अब ये एरिया मालूम करना है तो आप देख सकते हैं ये सर्कल के एक सेक्टर का एरिया है, ये सर्कल के दूसरे सेक्टर का एरिया है, ये सर्कल के तीसरे सेक्टर का एरिया है, और ये सर्कल का 4th सेक्टर का एरिया है। ये स्क्वायर में से अगर ये सेक्टर एरिया सर्कल के एक सेक्टर एरिया 1, सर्कल का सेक्टर एरिया 2, सर्कल का सेक्टर एरिया 3, सर्कल का सेक्टर एरिया 4, ये चारों सेक्टर एरिया सर्कल के अगर चले जाते हैं तो हमको ये शेडेड रीजन मिलता है। वही तो बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये स्क्वायर एरिया हमको मिल जाता है 14 × 14 करें तो ये होल हमको एरिया मिल जाता है। उसमें से ये सर्कल के चारों सेक्टर एरिया को हम निकाल लेते हैं तो हमको ये शेडेड रीजन, ये शेडेड का एरिया मिल जाता है। वही तो बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन का एरिया हमको मालूम करना है। तो फर्स्ट हम क्या मालूम कर लेते हैं? स्क्वायर एरिया। स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू एल स्क्वायर। आपको तो पता ही होना चाहिए स्क्वायर एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 14/14 14/14
इज इक्वल टू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में दिया है इसलिए हम सेंटीमीटर में लेंगे, क्योंकि वो सेंटीमीटर में दिया है। हर साइड स्क्वायर का कितना है 14 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। चलिए, तो स्क्वायर एरिया हमको कितना मिला है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अभी हम एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सर्कल के सेक्टर का एरिया मालूम करने के लिए फार्मूला क्या है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यार थीटा की वैल्यू कितनी मिल रही है आप देख सकते हैं, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। ये जो है ना, यहाँ पे कितना एंगल मिलता है हमको 90 डिग्री, यहाँ पे भी कितना मिलता है 90 डिग्री। तो इसलिए हम थीटा के प्लेस पे ये 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ये थीटा के प्लेस पे हम क्या ले रहे हैं 90 बाय 360 इंटू पाई आर वैल्यू समझ 7। मैं बता चुका हूँ, ये रेडियस से ये सर्कल लिए, ये रेडियस से ये सर्कल ड्रा करें, और ये रेडियस से ये सर्कल, और ये रेडियस से ये सर्कल। तो रेडियस कितना है 7, और सभी सर्कल का रेडियस कितना है 7 7 7 7। मैं पहले बता चुका हूँ। तो आई एम सब्स्टिट्यूटिंग आर वैल्यू, दैट इज हाउ मच 7। 0 0 will be cancelled, 9 1s are 1, 9 4s are 36, pi by 4, because of 9 1s are 1, 9 4s are 36, pi by 4, we are getting how much 4, therefore pi by 4, 7 7s are 49, 7 7s are 49, okay, because of how much, कितने आपको ये देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर आप देखिए, सर्कल के 4 सेक्टर एरिया है। सर्कल के कितने, सर्कल के 4 सेक्टर एरिया है। तो हमको क्या मालूम करना पड़ेगा, 4 सेक्टर, सर्कल के 4 सेक्टर एरिया को मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही सर्कल का सेक्टर एरिया नहीं है। कितने सेक्टर एरिया है, सर्कल के 4 सेक्टर एरिया है। तो इसलिए हमको पहले 4 सेक्टर एरिया मालूम करना पड़ेगा। वो जो है ना स्क्वायर एरिया में से वो 4 सेक्टर एरिया, सर्कल के 4 सेक्टर एरिया को हम निकालते हैं। तो जब हमको शेडेड एरिया का, शेडेड रीजन का एरिया हमको तभी मिलेगा, तब तक हमको नहीं मिलेगा। चलिए करते हैं, ये देखिए 4 एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, 4 एरिया ऑफ सेक्टर of a circle is equal to, because of we are finding for 4 sector area, हम कितना सर्कल के 4 सेक्टर एरिया मालूम कर रहे हैं, इसलिए मैं क्या ले रहा हूँ 4 ले रहा हूँ 4, और सर्कल का एक सेक्टर एरिया हमको कितना मिला है पाई बाय 4 इंटू 49, पाई बाय 4 इंटू 49। तो ये 4 4 विल भी कैंसिल हो जाता है। तो कितना मिला हमको पाई इंटू 49, ये स्मॉल ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो कितना मिलता है पाई इंटू 49, ये 4 4 कैंसिल हो गया, क्योंकि हम सर्कल के 4 सेक्टर एरिया मालूम कर रहे हैं, इसलिए मैं 4 लिया हूँ। तो ये 4 4 कैंसिल हो जाता है। तो कितना पाई इंटू 49 होता है। पाई इक्वल टू क्या होता है 22/7। पाई के प्लेस पे हम 22/7 ले सकते हैं, क्योंकि 22/7 इक्वल टू पाई होता है। तो 22/7 इंटू 49, ओके। तो 7 7 ज़ा 49, तो ये क्या हो 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14। तो रिमेनिंग कितना बचा था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर।
7 to the 14, 1 remaining, 7 to the 14, 14 plus 1 15, 154। तो सर्कल के 4 सेक्टर का एरिया हमको कितना मिला है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमको क्या मालूम करना है? ये शेडेड रीजन मालूम करना है। तो शेडेड रीजन मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 196, क्योंकि स्क्वायर एरिया कितना मिला है? 196। स्क्वायर एरिया में से सर्कल के 4 सेक्टर एरिया निकल रहे हैं, तो जब भी हमको ये शेडेड रीजन का एरिया मिलेगा 196 माइनस सर्कल के 4 सेक्टर का एरिया कितना मिला है? 154 माइनस 154। 196 माइनस 154 हाउ मच? 6। ओके, वी शैल बी डन हियर। 196 माइनस 154 2 4 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू हाउ मच? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यूनिट खासकर लिखें, क्योंकि एरिया कभी भी सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। सर्कल के 4 सेक्टर का एरिया कितना मिला है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर एरिया कितना मिला है? 14 इंटू 14 196। 196 माइनस 154, तो हमको कितना मिला? शेडेड रीजन का एरिया हमको कितना मिला? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। वो क्या दिया है? ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्ट ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। हमको 4 सेंटीमीटर रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ करना है। अगर 4 सेंटीमीटर रेडियस है तो हमारा डायमीटर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि जितना रेडियस होता है डायमीटर उसका डबल होता है, तो डायमीटर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। रेडियस क्योंकि 4 सेंटीमीटर है। तो अभी हम 4 सेंटीमीटर रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सेंटीमीटर हमने रेडियस ले लिया है। अभी हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जिसका डायमीटर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस पॉइंट को हम वो कहेंगे, और इस सर्कल के सेंटर पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल के सेंटर पॉइंट पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। इसको हम ए कहेंगे और इसको हम बी कहेंगे। सर्कल के सेंटर पॉइंट पर हम प्रोट्रैक्टर का सेंटर पॉइंट इस तरह से ले लेंगे और 60 डिग्री मार्क कर लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60 डिग्री पर इस तरह से हम मार्क कर लेंगे और इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। और इसको हम पी कहेंगे।
इस P पॉइंट पर भी हम एक 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करेंगे। इस P पॉइंट पर हम प्रोट्रैक्टर का सेंटर पॉइंट इस तरह से रख देते हैं और 90 डिग्री का अभी हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। अभी हम 90 डिग्री का टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अभी हमने 90 डिग्री ले लिया है, उसी पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। अब इस B पॉइंट पर प्रोट्रैक्टर का सेंटर पॉइंट रखते हैं इस तरह से। यहाँ पर भी हम 90 डिग्री मार्क कर लेंगे और दूसरा टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। और इसको हम R कहेंगे। इस पॉइंट को हम R कहेंगे। जो लाइन आई है 60 डिग्री लेकर ही हमने वो लाइन को लिया है। ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल भी जो हमको जो 90 डिग्री पर एक टेंजेंट लिया है और दूसरा टेंजेंट भी हमने 90 डिग्री पर ही लिया है। ये जो दो टेंजेंट के बीच का जो पेयर है उसके बीच का जो एंगल है वो कितना हमको मिलेगा। ये जो दो टेंजेंट है इसके बीच का जो एंगल हमको कितना मिल रहा है 60 डिग्री। 60 डिग्री मिल रहा है। आप इसको चेक कर सकते हैं कि हमने सही किया भी है या नहीं। इस R पॉइंट पर प्रोट्रैक्टर का सेंटर पॉइंट इस तरह से रख देते हैं इस R पॉइंट पर। आप देख सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60 एग्जैक्ट 60 डिग्री पर हमको मिल रहा है। इट मीन्स वी आर डन करेक्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अगर मेरे चैनल पर कोई नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी जो भी वीडियो रिलीज़ हो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको हो जाए। थैंक यू सो मच।